Good morning, students. I am Rajendra Nawar. Carry forward the lesson chapter 12 of class 10, that is main natural resource. देखिए पिछली क्लास तक जो हमने पढ़ा उस मेन नेचुरल रिसोर्स को हमें आगे लेकर चलना है. And in the initiation of the class, I would like to suggest you to take these all events very seriously, because we are moving in the what we say मूविंग सेशन. हम जो एक मूविंग सेशन में हैं, अब स्टॉप सेशन में नहीं है, इसलिए आप कंसीडर करें कि दीज आर नॉट दी ऑनलाइन बट दीज आर दी ऑफलाइन क्लासेस. आप इनको जो है बिल्कुल ठीक ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से अटेंड करें, लिखें और होमवर्क पूरा करें, लर्न करें. देखिए हमने रिसोर्सेज की उपयोगिता हम पढ़ते पढ़ते फॉरेस्ट तक पहुंच गए थे एंड वी वर इंट्रोड्यूस्ड दैट फॉरेस्ट इज वन काइंड ऑफ द नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट ही जो है एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है. इसकी उपयोगिताएं हमने पढ़ी, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी. फिर हमने कहा कि इसकी भी कंजर्वेशन की नीड है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स. हमने लिखा था कि इसकी डिमांड बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, अर्बनाइजेशन हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है. दिस ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड एंड सो वी नीड टू कंजर्व इट. आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन की मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, व्हाट मे बी द डिफरेंट मेथड्स टू कंजर्व द फॉरेस्ट. हम फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर पाएंगे, व्हाट मे बी, व्हाट शुड बी आवर प्रोसीडिंग्स. देखिए अब इनमें कुछ प्रोसीडिंग्स को शामिल करते हुए बात करेंगे आज. सबसे पहले कहते हैं कि टू कंजर्व द फॉरेस्ट वी शुड कीप इन माइंड दैट वी शुड नॉट कट द फॉरेस्ट आफ्टर ऑप्टिमल लिमिट. हमें जो है लिमिट तक ही फॉरेस्ट की कटिंग करनी चाहिए. तो पहले पॉइंट को हम ये कहते हुए मेंशन करते हैं कि बाय कटिंग द फॉरेस्ट अप टू ऑप्टिमल लिमिट. आपको जो लगता है वो भी यहीं तक इतना ही काटना हमारे लिए संभव है, उचित है हमारे लिए फॉरेस्ट को, उतना ही आप काटें, उससे ज़्यादा नहीं काटें. सेकेंड पॉइंट में हम ये बात कवर कर सकते हैं कि मेंटेन प्रॉपर रेशियो, ए सूटेबल रेशियो ऑफ कटिंग एंड प्लांटेशन. सूटेबल रेशियो ऑफ कटिंग एंड प्लांटेशन. आप जो है जितने प्लांट कट कर रहे हैं और जितने प्लांट आप उगा रहे हैं उनका जो रेशियो है वो आप उचित बनाए रखें, उसको मेंटेन करें, ठीक है, ताकि हमें कमी भी नहीं हो और हम यूज भी कर पाए. इसके बाद देखिए बाई स्टॉपिंग फॉरेस्ट फायर्स, बाई कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर्स. कई बार जंगलों में आग लग जाती है, बहुत बड़े जंगल जो है नष्ट हो जाते हैं, उनको आप कंट्रोल करें, किसी प्रकार से आग नहीं लग पाए, उन कारणों को दूर करें और अगर लग जाती है तो हम उसे कंट्रोल कर पाए. उसके बाद देखिए फिर हम आगे कहते हैं बहुत सारे हमारे पास ये तरीके हैं. जैसे हम ये कहते हैं कि वी शुड यूज द अल्टरनेटिव सोर्सेज, कि हम जो है अल्टरनेटिव सोर्स और वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना शुरू करें, ठीक है, जो फॉरेस्ट का काम कर सकते हो. मतलब फॉरेस्ट हमारे लिए जिस प्रकार से उपयोगी है, ठीक है, उन उपयोगिताओं को कंप्लीट करने वाले रिसोर्सेज का हम उपयोग करना शुरू करें ताकि इनका उपयोग कम हो जाए. ठीक है, इसके प्रकार से जैसे हम ये कहते हैं कि अगर हमें कहीं पर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना है फॉरेस्ट के अंदर, कोई डैम बनाना है फॉरेस्ट के अंदर, कोई पाइपलाइन गुजारनी है फॉरेस्ट के अंदर से, इस तरह की हम इन सारे कामों को करते होते एक प्रॉपर प्लानिंग माइंड में हमारे होनी चाहिए कि फॉरेस्ट को लॉस जो है कम से कम हो. अगर ये प्लानिंग के साथ हम सारे करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें जो है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन से बचेंगे, फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाएंगे. उसके बाद देखो फिर हम ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन है उसको हम कम से कम बनाए रखने का प्रयास हम भी करें. तो अगर हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम से कम बनाए रखने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें पता है कि नेचर पर जो एडवर्स इफेक्ट है वो कम हो जाते हैं. और एडवर्स इफेक्ट यदि कम होते हैं तो उनका इफेक्ट सीधा सीधा फॉरेस्ट तक भी पहुँचता है, इस सेंस में कि भी हालांकि हमें जानते हैं कि फॉरेस्ट रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये ही रेन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन रेन से इनको भी फायदा होता है, ये बात भी हमें माननी होगी. इस तरह से अपन ये कहते हैं कि ये बहुत सारे तरीके लिखने के बाद फिर ये कहते हैं एक इम्पोर्टेंट वे आउट है
फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, वो है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? एक विशेष प्रकार की टेक्निक है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जिसको अभी हम अगले स्टेप में, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बाई सोशल फॉरेस्ट्री हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्टेप है कि वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट बाय दिस। उसके बाद देखो फिर हमें कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हमारी मदद करती है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो प्राइवेट बॉडीज हैं डेडिकेटेड टू फॉर नेचर, इन सबको हमें ओबे करना चाहिए। इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हमें मानना चाहिए, ठीक है। तो अपन ये कहेंगे कि बाई रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाई रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप जो है रूल्स और रेगुलेशंस को मानो कि जो भी कोरेस्पॉन्डिंग, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट आपको रूल्स और रेगुलेशंस बताता है उसको आप ओबे करें। तो अपन ने कहा कि इससे ओबे करने के कारण से भी, तरीके से भी हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाते हैं। तो अपन ने कहा कि कटिंग बंद करें, प्लांटेशन हम करें, ठीक है, बड़े पैमाने पर नहीं करें तो कम से कम एक सूटेबल रेशियो में करें। अगर एक सूटेबल रेशियो में हम प्लांटेशन करते हैं उससे जो है हमें इससे फायदा बना रहेगा। इस प्लांटेशन से हमें ये होगा कि भी जो है प्लांट कंजर्व रहेंगे और जो है इनकी संख्या में कमी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये टॉपिक हमारा कंजर्वेशन के मेथड्स थे कि प्लांट के कंजर्वेशन के ये मेथड्स हो सकते हैं कि हमने पढ़े। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया कि सोशल फॉरेस्ट्री का मीनिंग क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग सोशल फॉरेस्ट्री? देखिए सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, डेफिनेशन परफेक्टली वी हैव कवर्ड इन आवर रिटन मैटर, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके लिए आवश्यक है, वो करता हूँ कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। सोशल फॉरेस्ट्री भी कहते हैं कि इज द एफर्ट, एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इट इज एन एफर्ट ऑफ, वी कैन से एफर्ट ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर, एफर्ट ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर, एफर्ट ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर, ठीक है, ऑफ प्लांटेशन। हम लोगों को इस बात के प्रति अवेयर करें कि प्लांटेशन करें आप डिग्रेडेड लैंड, ठीक है, अवेयर ऑफ प्लांटेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड, कि जो लैंड खराब है, जिसको खराब है हम कहिए, जिसको हम विशेष रूप से जो है एग्रीकल्चर या क्रॉप के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसी जो लैंड है उस पर हम किसी तरीके से, किसी उपयोग के लिए हम जो है वहाँ पर क्या करें, प्लांटेशन करें। इससे क्या होगा, कहता है कि हमारा फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा और इसी को हम सोशल फॉरेस्ट्री। तो ये लोगों को समझा करके लोगों को प्रेरित करने का प्रयास है, जिसको हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। तो हम ये कहते हैं कि डिग्रेडेड लैंड पर अगर प्लांटेशन हम करते हैं, फॉरेस्ट का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा और इसी को हम सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री 3 लेवल पर होती है। ये कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में कि इट इज द प्रोग्राम ऑफ पीपल, कि लोगों का प्रोग्राम है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है, बाय पीपल। ये लोगों का ही प्रोग्राम है, लोगों ने ही ऑर्गेनाइज किया है, लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज किया। इस प्रकार से सोशल फॉरेस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं। ये 3 लेवल्स पर कंप्लीट होती है सोशल फॉरेस्ट्री। एक लेवल इसका कहलाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में हम ये कहते हैं कि लोगों को हम प्रेरित करें इस बात के लिए कि वो डिग्रेडेड लैंड पर भी, ठीक है, प्रयास करें एग्रीकल्चर का, क्रॉपिंग का। तो इससे क्या होगा कि जो डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है, वो उपजाऊ होने के चांस हो गए, मतलब कम से कम एक है फॉरेस्ट एरिया धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट के चांसेस हो गए। इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसका लेवल होता है प्लांटेशन बाय गवर्नमेंट। प्लांटेशन बाय गवर्नमेंट, सरकार जो है, सरकार अपनी तरफ से गवर्नमेंट एट पब्लिक प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस पर जो है गवर्नमेंट प्लांटेशन करे, जैसे रोड के किनारे, बाय द साइड ऑफ द रोड, हॉस्पिटल्स हैं और कोई सरकारी ऑफिसेज हैं, तो उनके अंदर जो है गवर्नमेंट प्लांटेशन करे, लेकिन इस रूप में जो है बना सकती है सोशल फॉरेस्ट। तीसरा जो प्लांटेशन का है वो है प्लांटेशन बाय द विलेजर्स। तीसरे नंबर पर है प्लांटेशन बाय विलेजर्स, प्लांटेशन बाय विलेजर्स,
कि गांव वाले लोग प्लांटेशन बाइंग विलेजर्स, गांव वाले लोग क्या करें, ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, उन पब्लिक प्लेसेस पर जो है प्लांटेशन करें। तो इससे क्या होगा, उनकी उपयोगिता भी बढ़ेगी, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पर अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो जरूर वो हमारे लिए बहुत प्रकार से जो है उपयोगी होते हैं, ठीक है, उनका फायदा लोगों को मिलता है। तो ये 3 प्रकार के लेवल है सोशल फॉरेस्ट। ये सोशल फॉरेस्ट के जो टर्म है वो हम ये कहते हैं कि इट इज ए स्टेप टू कंजर्व द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन की एक स्टेप है, लेकिन अपने आप में एक क्वेश्चन जो है सोशल फॉरेस्ट्री पर एक नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है, तो उसको हम जो है ठीक ढंग से स्टेप बाय याद कर लेंगे। अब देखिए फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में वी हैव टॉक्ड फुली, हम इसके बारे में पूरी बातें कर चुके हैं। अब हम एक अगले नेचुरल रिसोर्स को लेकर चलेंगे और वो है वाइल्ड लाइफ। देखिए सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ में डिफाइन करते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या है। वाइल्ड लाइफ में हम ये कहते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में पाए जाने वाले लिविंग मैक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, माइक्रो एंड मैक्रो मतलब बड़े भी छोटे भी, ठीक है, बड़े भी छोटे भी जितने भी प्रकार के जीव, ठीक है, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उसी को हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, इसी को हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो अब देखो जिस प्रकार फॉरेस्टों के उपयोग थे उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ के भी हमारे लिए बहुत सारे उपयोग। वाइल्ड लाइफ देखो, वाइल्ड लाइफ से क्या उपयोग है, हमें एक वाइल्ड लाइफ में सबसे पहली बात तो प्लांट आता है, और प्लांट को हम वाइल्ड लाइफ में शामिल नहीं करते हुए चले, हम सिर्फ एनिमल्स की बात करें तो देखिए एनिमल्स में हमारे पास बहुत से एनिमल्स होते हैं जिनसे प्राप्त होने वाली कई चीजें हमारे लिए उपयोगी होती हैं, जैसे हमें कहें कि टस्क है एलिफेंट का, इसी प्रकार से और अन्य चीजें हैं जो अन्य एनिमल से मिलती हैं, वो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनका हमारे लिए उपयोग है। इसके अलावा जब और उपयोग की बात करें इंग्लिश में तो हम ये कहते हैं कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट को मदद करने में मदद करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को मैनेज करने में मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया या इसी प्रकार से बहुत प्रकार के ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकेड मैटर को, ठीक है, डिकेड मैटर को डिकम्पोज करते हैं। तो ये जो है ना हमारे लिए बहुत ही विशेष उपयोगी प्रोसेस है, अगर ये नहीं होगी तो सारे काम रुक जाएंगे। तो हम ये कहते हैं इस प्रकार के बहुत सारे उपयोग हमारे लिए वाइल्ड लाइफ जो है वो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में भी मदद करता है। वाइल्ड लाइफ के कारण से फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट भी रहते हैं, उनका कंजर्वेशन भी होता है। इन सारी बातों में से हमने ये समझा कि वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, अनेकों प्रकार से उपयोगी है। अब हम इसकी बात आगे चलते हैं तो हम ये कहते हैं लेकिन इसके भी कंजर्वेशन की आवश्यकता है, मतलब वी नीड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, नीड ऑफ कंजर्वेशन। हमें कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ के भी कंजर्वेशन की हमें आवश्यकता है। इसको भी यदि आपने कंजर्व नहीं किया तो हो सकता है कि हम खोते चले जाएंगे, मतलब वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की भी एक बराबर आवश्यकता है। अब क्यों है, इन कारणों को हम जो है मेंशन करते हुए लिखते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं क्योंकि ये नष्ट होते जा रहे हैं। हमें कहते हैं बिकॉज द वाइल्ड लाइफ इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट। वाइल्ड लाइफ जो है हमारे लिए एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। एक्सटिंक्ट होता जा रहा है का मतलब जो वाइल्ड लाइफ है उसकी बहुत सारी स्पेसीज हमारे लिए धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उन स्पेसीज का एक्सटिंक्शन का क्या कारण है, जैसे हमारे पास ये प्रश्न आता है कि रीजन्स ऑफ एक्सटिंक्शन। हम यहाँ पर नीड में तो लिख चुके, नीड में इसलिए लिख चुके कि आदमी की इतनी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, उन्होंने नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर दिया है, इसलिए डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इनका डिस्ट्रक्ट हो गया है और इस कारण से जो है ये एक्सटिंक्ट होने लगे। तो मतलब रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, रीजन्स ऑफ एक्सटिंक्शन। ये जो वाइल्ड लाइफ है वो लुप्त क्यों होता जा रहा है, कम क्यों होता जा रहा है, इसके रीजन्स में सबसे पहला रीजन आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, हम ये कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह का वातावरण बच गया है जंगलों में या जंगलों के आसपास, वो वातावरण जो है वो किसी भी वाइल्ड लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उपयोगी नहीं है, उपयुक्त नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट का मतलब यह है कि
जंगल जो है उनका हैबिटेट होते हैं किसी भी एनिमल वाइल्ड लाइफ का, और वो ही यदि नष्ट हो गए तो फिर वो कैसे रहेंगे। इनके नष्ट होने के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में है जैसे हम सड़क बना देते हैं जंगल में से, प्रोजेक्ट लगा देते हैं जंगलों में, हम बांध बना देते हैं जंगलों में। तो इसके बहुत प्रकार के ऐसे रीजन हैं जो नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो डिस्ट्रक्शन नेचुरल हैबिटेट के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का। तो और कारण ये हो सकता है कि आजकल लोग जो है एनिमल्स की इलीगल पोचिंग करते हैं। इलीगल पोचिंग ऑफ द एनिमल्स, इलीगल पोचिंग ऑफ द एनिमल्स। पोचिंग का अर्थ होता है शिकार करना, हंटिंग। इलीगल पोचिंग का मतलब व्यक्ति जो है अपने सेल्फिशनेस के लिए जो है एनिमल्स की शिकार कर देता है। ये तीसरा रीजन है। दूसरा रीजन है, सेकंड रीजन है कि वेरियस टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। वेरियस टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से हमारा ये मतलब होता है, एक तो एयर पॉल्यूशन होता है, एक थर्मल पॉल्यूशन होता है, ये सॉइल पॉल्यूशन होता है। ये सारे पॉल्यूशंस तो जो है एनिमल्स को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, और इसके अलावा जैसे साउंड पॉल्यूशन का भी नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये सारे कारण हैं जिन कारण से ये जो है गायब होते जा रहे हैं। चौथा जो लास्ट रीजन है वो है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दी ह्यूमन। हमें कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है विरोधाभासी विचारधाराएं, विरोधाभासी अपने के बिहेवियर। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अपने के कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ। ये करें कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन में एकदम ठनी हुई है। ठनी हुई का मतलब ये है कि भी एक दूसरे को बख्शने के बिल्कुल प्रयास में नहीं है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इन सारे सिचुएशन के कारण से वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो रहा है, इसलिए हमें इनको कंजर्व करना है। इनके कंजर्वेशन की बातें हम अगली क्लास में करेंगे कि हाउ टू कंजर्व दी वाइल्ड लाइफ। तो टुडे वी आर फिनिशिंग विद टॉपिक दिस टॉपिक दैट इज regions of extinction of the wildlife. Thank you very much. We shall be talking of their conservation methods in the next class. And in last, I would like to suggest you see the PDF, see the written matter from our video description. Thank you very much.